और बच्चों कैसे हो? उम्मीद है बहुत बढ़िया रहा होगा सब, और आप लोगों ने पिछले वीडियोस को देख लिया होगा। तो आज की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम आपके अपने चैनल नवीन फिजिक्स पर। और हम कंटिन्यू करेंगे बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड वाली सीरीज। बहुत सही समझा आपने, हम कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाली सीरीज। और थोड़ा सा रिवीजन पार्ट में जाऊं तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ कुछ चीजें पढ़ ली थी। क्या क्या पढ़ा था तो थोड़ा सा बेटे रिवीजन करा दूं कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड में mg लगता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई टेस्ट चार्ज होगा तो फोर्स QE लगता है। ठीक है बेटे। सेकेंड बात मैंने ये बताया था कि जो QE होता है अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ऐसा होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं बेटे कि जो फोर्स होता है ना, फोर्स इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। मानते हो ना, फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होता है। अलोंग का मतलब बच्चे कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी रास्ते के अलोंग होगा। हाँ, या तो रिपल्सिव होगा या तो अट्रैक्टिव होगा। ठीक है। मैंने पिछली बार एक क्वेश्चन कराया था जिसमें आपको याद होना चाहिए कि दो प्लेट्स लिए थे मैंने, है ना, और दोनों प्लेट्स को लेने के बाद, एक मिनट, दो प्लेट्स लिए थे मैंने और दोनों प्लेट्स को लेने के बाद याद है बेटे, एक तरफ पॉजिटिव लगाया था और एक तरफ नेगेटिव। प्लीज पिछला वीडियो देखें। तो मैंने ये बोला था कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज यहां से चलेगा तो वो सीधा नहीं जाएगा, वो यहां जाते 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 ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। और हमने ये प्रूव भी किया था कि दिस पाथ इज पैराबोलिक। ठीक है। फिर मैंने इसमें क्या टेक्निक सिखाई थी बच्चों, याद है? मैंने ये बोला था कि कभी भी कोई भी सवाल आए जो 2D का क्वेश्चन हो, जैसे ये बेटे 2D का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें पाथ देखो ना 2 डायमेंशनल है। लीनियर पाथ 1 डायमेंशनल होता है। लीनियर मतलब जब सीधा चले, यहां सीधा तो चल नहीं रहा, तो ये 2D का सवाल है। तो मैंने 2D में बोला था कि आप x को एक बार अलग से डील करना और y को एक बार अलग से डील करना। ठीक है। लेकिन आज की बात क्या है कि ये 2D का क्वेश्चन है, तो मैंने इसमें एक चीज बोला था कि बेटे ये अपने रास्ते से इतना भटक चुका है, सो दिस थिंग इज कॉल्ड एज डिफ्लेक्शन। और मैंने एक पॉइंटर लिखवाया था कि इफ वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, तो उस केस में डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू Q बाई M। याद है ना बेटे? तो मैं चाहता हूं कि इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखा जाए ताकि आप लोगों का एक बढ़िया सा रिवीजन हो जाए। तो मैं ना अपनी शीट का ही क्वेश्चन स्क्रीन पे लाने जा रहा हूं और देखते हैं कि आप उस क्वेश्चन को कैसे डील करते हो। तो वेट करेंगे बेटे, और मैं अभी लाने जा रहा हूं क्वेश्चन। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ। अपनी शीट का ही सवाल है और अभी ला रहे हैं, आप स्क्रीन पे देखो और आपको बहुत, एक मिनट, ये रही अपनी क्वेश्चन सीरीज और मैं इसमें चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन दूसरा ला रहा हूं। एक मिनट आप लोग होल्ड कीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन। अब आपके सामने एक सवाल है, मैं भी ये क्वेश्चन अपने मोबाइल में ले लेता हूं, है ना, क्योंकि स्क्रीन पे मुझे क्लियर नहीं दिखेगा। तो ये क्वेश्चन में क्या कहता है कि 3 पार्टिकल्स हैं बेटे, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में कहता है देयर आर 3 पार्टिकल्स। तो इन्होंने ऐसा पॉजिटिव बना रखा है और यहां पे नेगेटिव बना रखा है। ठीक है। और कहता है कि भाई ये मान ले इसका बेटे लाइन है, तो एक चार्ज यहां से आया और थोड़ा सा ऐसे गया है, दूसरा चार्ज बिल्कुल ऐसा गया है और तीसरा चार्ज बिल्कुल ऐसा गया। समझ लो आप। तो मैं इसका नाम दे रहा हूं 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन में पूछा है विच हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। देखो बेटे आ गया ना कमाल का क्वेश्चन। चार्ज टू मास रेशियो कैसे बताते थे? तो सर वेरी सिंपल। क्या पढ़ाया था बच्चों, याद है? तो हाँ, थ्योरी हमें याद आ गई। क्या रिकॉल करना है? थ्योरी ये थी कि यहां पर आपने 3 चार्ज पार्टिकल भेजे, है ना। तो मान लो बेटे मैं पूछूं अल्फा कौन है, इलेक्ट्रॉन कौन है और प्रोटॉन कौन है। पहले मैं ऐसे पूछ लूं तो आप बोल सकते हो सर कि पॉजिटिव की तरफ जो जाएगा वो ऐसा कर लेते हैं ना, इसको यहां नेगेटिव कर लेता हूं मैं। एक मिनट, चाहे इसको छोड़ो ना, इसको मैं ऐसे ही रख लेता हूं, छोड़ो, कोई चेंज ही करने की जरूरत नहीं, इसको भी हटाओ। आप इतना बोल सकते हो कि 1 जो है वो पॉजिटिव है, सॉरी 1 जो है वो नेगेटिव है, 2 जो है वो भी नेगेटिव है और ये जो है वो क्या रहा होगा,
पॉजिटिव। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि समझ ही रहा बेटे। अब कहता है बताओ जी किसका चार्ज बाय मास रेशियो ज्यादा है। तो देखो बेटे, इसका डिफ्लेक्शन इतना हुआ, इसका डिफ्लेक्शन इतना हुआ, लेकिन इसका डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है। तो हम लिखेंगे कि सर एज वी रिकॉल्ड, जैसा हमने रिकॉल किया तो हमें क्या याद आया, हमें यह याद आया कि इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो बता बेटे हर चार्ज को सेम वेलोसिटी से धक्का दिया गया होगा। एंड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है सबके लिए, तो डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू Q बाई M। तो हो गया, जिसको ये थ्योरी याद है वो सवाल फोड़ देगा। क्या सवाल फोड़ देगा? सर जिसका डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा उसके चार्ज बाय मास का रेशियो सबसे ज्यादा। तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि डिफ्लेक्शन ऑफ 3 is greater than deflection of 2 is greater than deflection of 1, है ना? नहीं, deflection सॉरी 1 and this is 2। तो बता बेटे सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन 3 का, उससे कम डिफ्लेक्शन 1 का, और सबसे कम डिफ्लेक्शन 2 का। मतलब ये कह सकते हैं कि चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ 3 is greater than चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ 1 is greater than चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ 2। तो ये बिल्कुल आपके थ्योरी का पढ़ा हुआ ही पार्ट है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हमने नहीं पढ़ा। तो बिल्कुल आपकी थ्योरी का पढ़ा हुआ पार्ट है, और आपने इसको बहुत अच्छे से फोड़ दिया क्वेश्चन को। तो ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है बेटे। अच्छा, मैं इसमें एक चीज करता हूं, मैं इसमें एक क्वेश्चन पूछता हूं। आप पहले इसको लिख लो एक बार इसको लिख लो। अच्छा, मान ले बेटे मैं एक काम करता हूं, और हम लोग मिलके एक सिचुएशन को थोड़ा एनालिसिस करते हैं, फिर आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन को पहले स्क्रीन पर से हटा देता हूं। चलो, हाँ हट गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक बात बताओ, मान लो मैं एक क्वेश्चन फ्रेम करूं कि यहां पर ना एक प्लेट है, यहां पे प्लेट है, और यहां पॉजिटिव है, और यहां नेगेटिव है। और मान लो मैं बोलूं बेटा कि एक चार्ज को हमने कुछ स्पीड से, मैं ऐसे ही कुछ नाम दे देता हूं, वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, और मैंने बोला यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 20 न्यूटन पर कूलम, ऐसा कुछ मान लेते हैं। ठीक, तो मैंने बोला कि बेटे ये चार्ज अंदर जाएगा, और मान लो दिस इज नेगेटिव चार्ज। एक बात कह रहा हूं, तो नेगेटिव जाएगा तो सीधा तो नहीं जाएगा, आपको पता है कि अंदर जाते जाते ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो पूछा कि दिस प्लेट, इस प्लेट की जो लंबाई है ना बेटे, ये मान लो 10 मीटर है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज एट दिस पॉइंट। आपको इस पॉइंट पर क्या बतानी है? वेलोसिटी। तो मेरा सवाल ये बेटे कि आप इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालोगे कैसे, ये बताओ मुझे। तो देखो मैं बताता हूं। आपको पता है कि ये 2D का केस है, पता तो है ना बेटा, ये 2D का केस है। तो 2D केस में क्या बोला था, याद रिकॉल करो। 2D केस में ये बोला था कि वी विल डील द सिचुएशन सेपरेटली अलोंग x एंड सेपरेटली अलोंग y। x के अलोंग बेटे हमें पता है कि x की दिशा में कोई भी फील्ड नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो x वाली स्पीड तो कभी भी चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी, और वो हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। सही है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। अच्छा बेटे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहां से यहां जाने में चार्ज को कितना टाइम लगा होगा, तो आप बोल सकते हो सर वेरी सिंपल, फॉर्मूला लगा लो, एस एक्स के अलोंग यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, है ना, यही होगा। एक्स के अलोंग बेटे कितना चला है 10, वेलोसिटी क्या है टी, वेलोसिटी क्या है 10, और चला किससे है 10, चलो कोई बात नहीं। टाइम कितना लगा t, और ये तो 0 है, तो टाइम कितना लगा बच्चों 1 सेकेंड। तो ठीक है भाई, हमें एक डेटा मिल गया, हमने x के अलोंग सोचा कि यहां से यहां जाने में इसको 1 सेकेंड लगा। अच्छा, अब हम सोचते हैं बेटे y डायरेक्शन में। तो मुझे बताओ क्या y डायरेक्शन में फील्ड है, पहले ये सोचो। हाँ भाई, y डायरेक्शन में फील्ड है, और कितना है बेटे, हर चीज को नोटिस करोगे ना तो फिर सवाल खुद होगा, 20 न्यूटन पर कूलम। क्या y डायरेक्शन में फोर्स होगा? हाँ जी होगा। कितना होगा? मैं मान लो इस चार्ज को ले लेता हूं 1 कूलम, ऐसे ही डेटा समझना। तो मैं लिखूंगा सर फोर्स विल बी q इंटू ई, 1 इंटू 20, द फोर्स विल बी 20 न्यूटन। जबकि 1 कूलम चार्ज नहीं होता, लेकिन मैंने इसलिए ले लिया। चलो इसको मैं 1 माइक्रो कूलम करता हूं, कई बच्चे टेंशन में आ जाएंगे। 1 माइक्रो कूलम, तो माइक्रो को आप कूलम में कैसे बदलोगे बेटे? तो आप लिखोगे माइक्रो कैसे बदलोगे आप? तो लिखोगे 1 इंटू 10 की पावर -6 कूलम इंटू 20, मतलब ये हो गया सर 20 इंटू 10 की पावर
-6 न्यूटन। अब फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगा, एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे बेटे, 20 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई मास। इसका कुछ मास m ले लो अभी थोड़ी देर के लिए। मतलब आप समझो, आपने y में क्या निकाल लिया, एक्सेलरेशन। अब अगर आपको y में एक्सेलरेशन पता है तो मैं आपसे बोलूं बेटा y की वेलोसिटी क्या होगी, तो आप नहीं बोल सकते सर y का फॉर्मूला होगा v = u + at। अरे 2D में ही तो सोचना है, तो y में पूछा वेलोसिटी तो vy = ui + ayt। बताओ बेटे y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। क्या y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया है, यस सर। और टाइम कितना लग रहा है, तो जितना टाइम तो टाइम है ना, जितना टाइम उसको ऐसे लगेगा उतना ही टाइम इसको ऐसे लगेगा, तो टाइम तो 1 सेकेंड ही लगेगा। तो हम लोग इस तरह से बेटे क्या निकाल लेंगे, vy। तो हमने x में सोचा तो vx मिल गया, और vx ये कहता है भाई x वाली वेलोसिटी तो कभी चेंज ही नहीं होगी। y में सोचा तो vy निकल गया, तो कोई हमसे पूछेगा बताओ जी यहां पर नेट वेलोसिटी क्या है, तो हम बोलेंगे सर यहां पर जो नेट वेलोसिटी है वो है x वाली वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस y वाली वेलोसिटी का स्क्वायर। आप प्रॉपर यूनिट डाल देना। तो चीजें समझ में आई, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि आप 2D में अगर सोचते हो ना तो बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से आप क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो। एक बार इसको लिख लेते हैं फिर हम आगे मूव करते हैं। चलो अब एक चीज तुम्हें और बताना चाहूंगा, थोड़ा सा इसको सब लोग एक बार थोड़ा ना नोट बना के लिखते। देखो बड़ा फेमस सा थ्योरम है बेटे, ध्यान देना। एक बहुत फेमस थ्योरम है विच इज कॉल्ड एज वर्क एनर्जी थ्योरम, जो यहां बैठा हर बच्चा 11th क्लास में पढ़ा है। और वो थ्योरम कहता है कि नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, क्या कहता है कि ये फॉर्मूला कहता है कि जो भी टोटल वर्क डन होता है ना सब फोर्स के द्वारा मिला के, हर फोर्स के द्वारा टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिंपल भाषा में सीबीएसई में हम इतना ही समझते हैं कि ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस पर एक बढ़िया सा क्वेश्चन देखो, दिखाता हूं। मान लो बेटे क्वेश्चन आया कि आपका एक पेंडुलम है, इसका कुछ मास है कुछ चार्ज, इसको आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखा। तो प्यारे बच्चे बताओ, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में धक्का लगाता है, तो इस बॉल पर यू धक्का लगेगा और बॉल यू भागेगा। जब भागेगा तो बॉल इधर जाएगा, तो बोलता है कि जब बॉल किसी एक एंगल थीटा पर पहुंचा तो बताओ कि यहां पर उसकी रफ्तार क्या रही होगी, लेंथ इज एल। ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो देखो यहां पर आपको पता है कि यहां पर आप नोटिस करो। देखो मैं हमेशा कहता हूं फिजिक्स के सवालों में ना थोड़ा सा बेटे हमें नोटिस करने की हैबिट बनानी है। नोटिस में क्या, देखो तुम ना पहले ऑब्जर्वेशन करो कि यार यहां पे कुछ तुझे दिखेगा, तुझे कुछ फील होगा। मुझे बताओ क्या फील हो रहा है कि देखो इसके यहां से यहां जाने से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, और वेलोसिटी में चेंज का मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है। तो मैंने ये देखा कि हाँ भाई यहां काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है, तो क्यों ना मैं इस थ्योरम से ट्राई करूं। अरे आ रहा है तो ट्राई तो करो। ऐसे ही तो न्यूमेरिकल सोचा जाता है ना कि कैसे करें। बच्चों को यही दिक्कत आती है, सर कौन सी चीज कहां लगानी है। तो आपको उसके लिए ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि अरे यार वेलोसिटी में चेंज तो आ रहा है, तो लेट्स ट्राई वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। बेटा एक बात बताना, इस बॉल पे कौन कौन सा फोर्स है, तो मुझे लगता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस, क्या इस पर टेंशन भी है, शाबाश, वर्क डन बाय टेंशन प्लस, क्या ग्रेविटी भी है, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना। अब ये लाइन मैंने लिखा, तो एक बात बताओ बेटे, इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स। टेंशन ग्रेविटी किस में लग रही है, वाई। और आपको बता दूं बेटा टेंशन का वर्क डन हमेशा जीरो होता है। क्यों जीरो होता है मैं बताता हूं। ग्रेविटी तो हमेशा वर्टिकल लगती है, लेकिन टेंशन क्या है कि देखो मान लो बॉल यहां पे है तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, टेंशन इस तरफ। बताओ बेटे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90। बॉल यहां पहुंचा, बॉल का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, टेंशन इस तरफ, एंगल फिर से 90। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो वर्क डन जीरो होता है। तो टेंशन का तो बेटा वर्क डन हमेशा जीरो रहेगा। हमें चिंता केवल किसकी करनी है, हमें चिंता करनी है इलेक्ट्रिक फोर्स की। एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फोर्स अगर एक्स में है तो वर्क भी एक्स में ही करेगा, क्योंकि वर्क डन की परिभाषा ही थी कि जब फोर्स अपनी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करता है तो वर्क होता है। तो एक बात बताओ, एक्स डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट तो यही है ना बेटे।
और अगर आप थोड़ा सा एक ट्रायंगल बना के सोचोगे तो ये चीज आप बहुत आसानी से बता सकते हो। कैसे बता सकते हो मैं दिखाता हूं। रस्सी का लेंथ तो L था, इस ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर डालें तो मेरे ख्याल से ये वाली चीज L cos थीटा है और ये वाली चीज L sin थीटा है। जिन्होंने वेक्टर पढ़ा होगा उनको प्रोजेक्शन आता होगा, प्रोजेक्शन से आप निकाल सकते हो, नहीं तो मैं बताता हूं, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। राइट एंगल ट्रायंगल बना के, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो आप लिख सकते हो cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा बेस कितना आया, बेस इज इक्वल्स टू L cos थीटा। वैसे ही बच्चे आप इसको कर सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज sin थीटा, और सॉल्व कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो बताओ बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फोर्स कितना है, QE, और x डायरेक्शन में कितना चला है बेटे, L sin थीटा, QE इंटू L sin थीटा। और ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगता है, नीचे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ है, यहां से बॉल यहां गया तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटे, तो साफ साफ दिख रहा है L माइनस L cos थीटा, L माइनस L cos थीटा, यही होगा ना। लेकिन बच्चे यहां पर साइन प्लस का नहीं माइनस का होगा। क्यों होगा, क्योंकि mg नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, इज इक्वल टू, वहां पर स्पीड इसकी बेटे मान लेते हैं फाइनल हाफ mv स्क्वायर है, लेकिन इनिशियल तो जीरो था। अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो आपका बहुत सुंदर आंसर आएगा, QE L sin थीटा माइनस mgl प्लस mgl cos थीटा इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करके वैल्यूज दी हो, आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो बात समझ में आई क्या है, आपको ना फिजिकल बिहेवियर समझना है मेरे भाई मेरे दोस्त। अगर फिजिकल बिहेवियर समझ गए तो सवाल बहुत आसानी से करा जा सकता है, और यही ऑब्जर्वेशन आपको काम आएगा। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखेंगे, एक बिहेवियर होता है वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लिख लो एक बार बेटा। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, सोच रहा हूं उसको भी डिस्कस कर लें, मिटाते हैं इसको, ठीक है। चलो क्या डिस्कस करना है देखना सर। देखो डिस्कशन कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि मैं आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन लगाना चाहता हूं। 2 मिनट देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। यह है अपनी शीट का क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है, मतलब अच्छा क्वेश्चन, इसको एक बार देखना बनता है। क्वेश्चन में लिखा है कि 2 चार्जेस हैं, ठीक है बेटा। ये एक पॉइंट है A और यहां एक सीधी लाइन है, और यहां पर एक चार्ज बोला है Q, कितना रखा जाए यहां और यहां। ये भी बोला 60 डिग्री है और ये भी बोला 60 डिग्री है, ठीक है ना बेटे। लेकिन यहां पर चार्ज -2 माइक्रोकूलम है और यहां पर भी चार्ज -2 माइक्रोकूलम। तो कहता है कि कितना चार्ज Q पर रखा जाए ताकि यहां पर नेट फील्ड 0 हो जाए। जानता है बेटे एक बात समझ, जब भी तू वेक्टर पढ़ता है, देखो इतना सबको आता है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। जब भी हम वेक्टर पढ़ते हैं तो हमें पता है कि अगर डायरेक्शन अलग अलग है तो हम उसको सिंपली ऐड नहीं कर सकते। अगर डायरेक्शन अलग अलग है तो हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ता है, या फिर कंपोनेंट खोलना पड़ता है, x को x में जोड़ना पड़ता है, y को y में जोड़ना पड़ता है। ये सब चीजें सबको मालूम है। अगर हम उतने ही पेशेंस से समझे तो हमें समझ भी आएंगी। जैसे क्या कहता है सुनना बेटा, ये नेगेटिव चार्ज है ना, और ये भी नेगेटिव है। अपने दिल से पूछ पहले कि इस नेगेटिव की फील्ड किधर होगी। मैंने कहा अपने दिल से पूछ पहले इस नेगेटिव की फील्ड किधर होगी। तेरा जवाब होगा सर इस नेगेटिव की फील्ड तो इसकी तरफ ही होगी। फिर मैंने कहा इस नेगेटिव की फील्ड किधर होगी, तो बोलेगा सर इसकी फील्ड भी इधर ही होगी। वेरी सिंपल, क्योंकि पॉजिटिव फील्ड देता है, नेगेटिव फील्ड को लेता है, तो ये डायग्राम होगा। अगर बच्चे यहां पर फील्ड इस तरफ है और यहां पर फील्ड इस तरफ है और ये डिस्टेंस हमें दे रखा है a, तो कोई बताएगा बेटे कि इस नेगेटिव के कारण यहां पर कितना फील्ड होगा। तो आपको पता है कि फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है KQ बाई R स्क्वायर। तो अगर यहां की बात करो बेटे तो आप बोलोगे फील्ड विल बी 2। प्लीज साइन मत लगाना क्योंकि हम साइन को कंसीडर नहीं करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, और हमने वेक्टर बना रखा है। तो इस तरफ यहां पर फील्ड होगा
2k/r²। लेकिन ये 2 आपका माइक्रो कूलम में, इसको ध्यान रखोगे, नहीं तो मैं एक काम करता हूं माइक्रो को हटा ही देता हूं, बच्चे कंफ्यूज होंगे कि आपको ओरिजिनल यूनिट्स में लिखना है, तो चलो लिखता हूं। 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू k/a²। बेटा जितना फील्ड यहां इसके कारण होगा उतना ही फील्ड वहां पर दूसरे वाले के कारण भी होगा, मानते हो? तो बताओ बेटे, यहां पर इतना फील्ड इस तरफ, यहां पर इतना फील्ड इस तरफ, तो यहां पर अभी फिलहाल नेट फील्ड कहां होगा? तो आप वेक्टर ट्रायंगल बनाओगे, बोलोगे सर अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ से सोचूं तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो। तो पैरेललोग्राम अगर ड्रॉ करूंगा सर तो रिजल्टेंट तो यही आएगा ना। तो आप बोलोगे सर फील्ड इस तरफ होगा, और मैं बोलूंगा बेटा कितना है, तो तुम बोलोगे नेट फील्ड विल बी द रिजल्टेंट ऑफ रूट अंडर फर्स्ट वाले चार्ज की फील्ड का स्क्वायर, सेकंड वाले चार्ज की फील्ड का स्क्वायर, 2e1 e2, और बेटा इनके बीच का एंगल कितना डिग्री है? cos 120। वेरी गुड। अब आपको पता है कि दोनों बराबर है, तो बराबर है तो ऐसे लिख देता हूं ना बेटे, रूट अंडर, यहां लिख देता हूं, वहां दिखेगा नहीं है ना, रूट अंडर e स्क्वायर 2e स्क्वायर, और cos 120 बेटा होता है -हाफ, तो हाफ से हाफ कटेगा, 2e स्क्वायर में e स्क्वायर जाएगा, बचेगा रूट e स्क्वायर, मतलब आंसर विल बी e। तो यहां पर नेट फील्ड है E, जिसकी वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू k/a²। करेक्ट है? इतना तो आपको समझ में आ गया। अब ये यहां की फील्ड और ये डिस्टेंस 3a लिखा। अब बताओ बेटे, यहां पे हमें चार्ज रखना है ताकि यहां फील्ड 0 हो जाए। तो एक बार बताओ, यहां पर फिलहाल यहां पे एक चार्ज रखना है q, लेकिन हमें पता है कि यहां पर फिलहाल इस डायरेक्शन में फील्ड है जिसकी ताकत कितनी है? E। यहां पर तो बता बेटे, अगर मैं चाहता हूं कि यहां पर फील्ड 0 हो जाए तो तू अपने दिल से सोच के बता, यहां पॉजिटिव चार्ज नहीं रखेंगे। क्यों रखेंगे पॉजिटिव बच्चों? इसलिए रखेंगे पॉजिटिव ताकि पॉजिटिव के रखते ही फील्ड इस तरफ आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, और आपको पता है कि कोई भी चीज 0 कब होती है सर? आपको पता है 0 तब होती है जब डायरेक्शन ऑपोजिट हो, तभी तो कटेगा ना। तो पॉजिटिव चार्ज अगर रख दिया तो उसकी फील्ड इस तरफ हो जाएगी, और नेगेटिव चार्ज की फील्ड इस तरफ है ही, तो इस जगह पर नेट फील्ड 0 कब होगा? जब लेफ्ट वाली फील्ड इज बैलेंस्ड बाय राइट वाली फील्ड। तो बताओ बेटा, लेफ्ट डायरेक्शन में कितनी फील्ड है? तो लेफ्ट डायरेक्शन में फील्ड है 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू k/a²। और बेटे इस चार्ज के कारण यहां पर कितनी फील्ड होगी? तो ये होगा q इंटू k/3a का होल स्क्वायर। k से k कटेगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कटेगा। क्या आप इसको सॉल्व करके q नहीं निकाल लोगे? जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा बच्चे? माइक्रो कूलम। आपको बात समझ नहीं आई ना? देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात को सुनना। मैंने ये बोला बेटे कि यहां पर 2 चार्ज थे, तो यहां पर पहले बताओ उनकी फील्ड किधर होगी? तो तुम बोलोगे सर यहां पर फील्ड जो भी होगी, लेकिन फील्ड इसी तरफ आ रही होगी, क्योंकि नेगेटिव फील्ड को बुलाता है। तो इसने बोला आजा भाई आजा आजा आजा, आ रहे हैं सारे, आजा भाई आजा आजा आजा। लेकिन इसके कारण यहां है कितना फील्ड? kq/a²। इसके कारण यहां कितना है? kq/a²। लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो रिजल्टेंट इधर होगा, एंड दैट विल बी E, मतलब E मतलब इतना। तो यहां पर फील्ड इस तरफ इतना है। अगर यहां हमें फील्ड 0 करना है बेटा, तो अगर यहां नेगेटिव रखेगा तो नेगेटिव भी फील्ड को बुलाएगा, तो कभी 0 नहीं होगा। 0 तब होगा जब ये ऐसी फील्ड पैदा करे जो इसको अपोज करे, तभी तो 0 होगा ना। प्लस माइनस ही तो कटते हैं, तो हमने यहां बोला हम प्लस रखेंगे। प्लस रखेंगे तो इसकी फील्ड इधर होगी, और पहले से फील्ड इधर थी, बैलेंस होके कट जाएगा। तो मैंने बोला फील्ड 0 तब होगा जब दोनों की फील्ड एक दूसरे के बराबर होगी। तो लेफ्ट वाली फील्ड तो ये थी ही, और इसके कारण 3a डिस्टेंस पर कितनी फील्ड होगी? तो kq/3a का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आंसर, तो आंसर होगा कि दिस का साइन जो होगा इसका, दैट विल बी पॉजिटिव, साइन विल बी पॉजिटिव। ये लिख देंगे आप पेपर में, साइन विल बी पॉजिटिव, बट मैग्नीट्यूड यहां से आपका आंसर आएगा। और कभी भी आपको कोई सवाल सॉल्व करना है ना, तो उसमें आपको साइन नहीं लगाना है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड को अलग डिस्कस कर लेंगे और डायरेक्शन को अलग डिस्कस कर लेंगे। मिटाता हूं इसको। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हो। देखो फिजिक्स में अगर फंडामेंटल आप समझ गए ना सर, तो यही वेक्टर बार बार चलता है। थोड़ा सा एफर्ट डालो, थोड़ा सा हिम्मत करो, थोड़ा सा पेशेंस लाओ, मैं कह रहा हूं बहुत बेहतर कर सकते हो। चलो
अब ये क्वेश्चन हटाता हूं और हम आते हैं अपने थ्योरेटिकल पार्ट पे। तो हम लोगों ने भैया इतना पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या कहानी है, क्या गाथा है, ये हमें समझ में आ चुका है। अब थोड़ा सा चीजों को समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखे। तो मैं दोबारा बताता हूं, एक बार ध्यान देना बेटे। अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो बहुत ही आसान है कि आपको उसका मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा और उसकी डायरेक्शन। अरे यही तो होता है, सबको पता है। तो बेटा मैग्नीट्यूड तो आपको पता है कि सर के क्यू, और कोई भी डिस्टेंस आर पे के क्यू बाय आर स्क्वायर। और मैंने ये बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो आर के अलोंग होती है। तो डायरेक्शन की जगह पे हम क्या लिख देंगे, आर कैप। आर कैप का मतलब अलोंग द आर वेक्टर। तो डायरेक्शन को क्या लिखते हैं बच्चों, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर बाई मॉड आर। किसी बच्चे को ये अगर नहीं समझ में आया कहां से लिखा, तो मैं यहां लिख देता हूं, दुनिया का कोई भी वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन ही तो होता है। दुनिया का कोई भी वेक्टर मेरे दोस्त, दुनिया का कोई भी वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन का फॉर्मूला वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो फॉर्मूला क्या बना, के क्यू बाई मॉड आर की पावर 3। मॉड का मतलब बेटे वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस, है ना, इनटू आर वेक्टर। अब ये आर वेक्टर आपको पता है पॉजिटिव भी हो सकता है, ये आर वेक्टर नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, मतलब अगर पॉजिटिव की डायरेक्शन होगा तो आर वेक्टर पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। ठीक है, फिर आता है, इसको पहले लिखो, फिर आता है कि राइट दिस इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान से समझना। पहले मैं बता चुका हूं, जिन्होंने नहीं सुना वो फिर एक बार ध्यान देना, मौका है सीखने का। क्या बोला सर, राइट दिस थिंग इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। अब प्यारे बच्चों ध्यान सुनो, पोजीशन वेक्टर क्या है। तो देखो, पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि पहले आप एक पोजीशन तो बनाओ, क्योंकि नाम ही आ गया पोजीशन वेक्टर। तो एक ग्राफ बनाया, और ग्राफ बना करके मैंने बोला कि यहां पर कोई एक चार्ज है। तो मैंने बोला ये चार्ज है, तो जब भी आप कोई चीज बोलोगे यहां एक चार्ज है, तो कोई पूछेगा बताओ जी इसका पोजीशन क्या है, तो मैं बोलूंगा जी इस चार्ज का पोजीशन यहां से है R1। किसी ने बोला जी इस चार्ज के कारण, एंड दिस इज योर ओरिजिन, इस चार्ज के कारण मुझे यहां पर फील्ड बताओ, तो मैं बोलूंगा जी इसका पोजीशन क्या है, तो तुम बोलोगे R2। तो कैसे लिखोगे बेटे, तुम इसको लिखोगे ऐसे, चार्ज इज एट पोजीशन ना R1 वेक्टर। चार्ज किस पोजीशन पर बैठा है, R1 वेक्टर पे। और पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से शुरू होता है और वहां तक जाता है, हमेशा ओरिजिन से बाहर की तरफ जाता है। तो दिस चार्ज इज एट पोजीशन R1 वेक्टर। वी हैव टू फाइंड द फील्ड एट पोजीशन R2 वेक्टर। हमें फील्ड कहां निकालना है बेटे, हमें निकालना है एट पोजीशन R2 वेक्टर पे। तो कैसे निकाला जाए, तो मैं बताता हूं। देखो, ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज कर लो। फॉर्मूला कहता है कि वेक्टर फॉर्म है के क्यू बाई मॉड आर। मॉड आर मतलब इनके बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, यही तो मॉड है ना बेटे। ये कैसे निकलेगा आपको पता है, तो ये कैसे निकलता है मैं बताता हूं सर। देखो, आप पहले इसकी चिंता छोड़ दिया करना, ट्रिक बता रहा हूं, इसको छोड़ देना। आप पहले आर वेक्टर को पकड़ो। तो बता बेटे, यहां पर फील्ड पूछा है, तो पॉजिटिव फील्ड यहां पे कहां होगी, बाहर की तरफ, ये तो सबको पता है। तो जैसे ही तेरे को कोई वेक्टर मिले ना मेरे भाई, दोबारा सुन, जैसे ही तुझे कोई वेक्टर मिले, तो किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मैं फिर रिपीट करता हूं, जैसे मान लो मैंने बोला बेटा एक पोजीशन ए है, तो ये वेक्टर आर ए होगा। मैं बोलूंगा बेटा ये पोजीशन बी है, तो ये आर बी वेक्टर होगा। मैं बोलूंगा बेटा बताना इसका नाम क्या होगा, तो तुमने तीर इधर देखा, तो तीर इधर है, मतलब ये वाला पोजीशन इनिशियल रहा होगा और जहां तीर जाता है वो फाइनल रहा होगा। तो बता बेटे इस वेक्टर को क्या लिख सकते हो, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस ए। हमेशा यही होता है, और मैंने आपको यह समझना है क्यों होता है, तो आप मेरा कूलम फोर्स वाला वीडियो देखो। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल, तो बता बेटे ये तीर अगर ऐसे गया तो फाइनल पोजीशन पे तो ए आया ना, तो वी विल राइट इट एज आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर। मेरे भाई बहुत सिंपल है, किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका है, मेरे साथ बोलो, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो बेटे अगर ये तीर यहां बाहर की तरफ है
तो ये फाइनल हो गया और जहां से चला है वो इनिशियल। तो बोलो क्या लिखेंगे? वी विल राइट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू इंटू, ये तीर ऐसा है तो वी विल राइट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और जो यहां लिखना नीचे में उसी को मॉड में डाल के पावर 3 कर देना। दिस इज योर पोजीशन वेक्टर फॉर्म। ये भी मैंने समझाया क्यों लिखना, क्योंकि आपको पता है बेटे R2 माइनस R1 क्या होगा, तो आपको पता है कि ट्रायंगल लॉ लगाओगे। तो मैं एक बार और बताता हूं कि ये जो चीज है ना, ये इतना, यही आपका क्यों, देखो मैं इसको चलो एक्स वेक्टर मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? एक्स वेक्टर। तो ध्यान से देखो ट्रायंगल लॉ कैसे था, टेल हेड टेल हेड टेल हेड, मतलब R1 वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर विल बी इक्वल टू R2 वेक्टर। तो बेटा एक्स वेक्टर कितना आएगा बोलना, ये आएगा R2 वेक्टर माइनस R1। तो अगर आपसे मैं इसका मॉड पूछूंगा तो आप यहां भी मॉड ही लोगे ना, और वहां मॉड की पावर 3 है तो यहां भी मॉड की पावर 3, तो बिल्कुल वही चीज आएगा। लेकिन आप पेपर में इतना टाइम खराब नहीं करोगे। आप क्या समझे, आपको सबसे पहले ये लिखना है, ये लिखने के बाद आप नीचे वही चीज लिख के मॉड डाल के पावर 3 कर दोगे। क्लियर है? क्लियर है? एक सवाल पूछूं, आ जाओ। मैं इसको मिटाता हूं, फोटो ले लो, फोटो ले लो, ठीक है, मिटाता हूं। मान लो मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं, और मुझे पता है इस बार हर बच्चा बता देगा, मुझे पक्का यकीन है हर बच्चा बता देगा। बेटा चल, चार्ज यहां रखा हुआ है, बोल दिस पोजीशन इज R1 वेक्टर। तो चार्ज, लेकिन इस बार माइनस क्यों कर देते हैं, चार्ज इज एट पोजीशन R1 वेक्टर। किसी ने बोला जी मुझे फील्ड यहां बताओ, दिस पोजीशन इज कॉल्ड R2 वेक्टर। तो कैसे बताएं, तो मैंने क्या बोला, आप सबसे पहले डायग्राम बनाओ। बेटा ये माइनस है ना, माइनस क्या करता है, फील्ड को बुलाता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बुला रहा है, चलो भाई। यहां से आया तो ये आपका इनिशियल, और जिधर की तरफ तीर है वो फाइनल। आप लिखोगे E वेक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू, इसमें साइन मत लगाना, के क्यू इंटू, ये तीर को लिखोगे R1 माइनस R2, जो ऊपर आ गया बेटे फाइनल माइनस इनिशियल, जो ऊपर आ गया नीचे मैंने बोला था आप इसी को मॉड में लिख के पावर 3 चढ़ा दो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब तो मेरे ख्याल समझ में आ गई यार, अब तो आनी चाहिए यार, है ना, आ गई होगी, है ना। चलो, तो एक बार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मुझे करते हैं हम लोग सब मिलके, है ना। चलो, कुछ ऑनलाइन वाले बच्चे, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे बेटे कह रहा हूं फिजिक्स तो कुछ है ही नहीं सर, फिजिक्स पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा सर, बता रहा हूं। जितना रिलैक्स होकर रहोगे ना, जितना कैजुअल, हाँ आ जाएगा तो आ जाएगा, और जितना ज्यादा बन जाओगे सीरियस कि भाई पढ़ना है करना, भाई कुछ नहीं आएगा, सीधी बात। क्वेश्चन आया कि पहले तो लिखो व्हाट इज सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो ये मेरे ख्याल से हर बच्चे ने पहले सुना भी होगा, लेकिन मैं फिर भी बताता हूं व्हाट इज सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है, कहता है कि मान लो बेटा कोई चार्ज Q1 है, कहीं पर चार्ज Q2 है, कहीं पर चार्ज Q3 है, कहीं पर चार्ज माइनस Q4 है, और मैंने बोला यहां पर बताओ फील्ड कितना होगा। तो हर बच्चा जानता है कि यहां पर जो फील्ड होगा वो किसी एक के कारण नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था दुनिया का हर चार्ज फील्ड पैदा करता है, और हमारे कंट्रोल में तो है नहीं कि हम फील्ड को रोक लेंगे। तो यहां पर फील्ड Q3 का होगा, लेकिन ये पॉजिटिव है बेटे, तो पॉजिटिव फील्ड को बोलता है बाहर जाओ। ये पॉजिटिव है तो बोलेगा फील्ड को बाहर जाओ, ये पॉजिटिव है तो फील्ड को बोलेगा मुझसे बाहर जाओ, ये नेगेटिव है तो बोलेगा मेरे पास आओ। यही तो होगा। तो यहां पर जो फील्ड होगा वो 1 के कारण भी होगा, 2 के कारण भी होगा, 3 के कारण भी होगा, 4 के कारण भी होगा। लेकिन जो टोटल फील्ड होगा ना, जो टोटल फील्ड होगा E नेट, उसको बेटा हम E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यार तुम चीजों को नॉर्मल तरीके से तभी जोड़ पाते हो, तुम चीजों को नॉर्मल तरीके से तभी जोड़ पाते हो जब सबकी डायरेक्शन सेम हो। यहां सबकी डायरेक्शन अलग अलग है, तो भाइयों दोस्तों मुझे यहां वेक्टर लगाना पड़ेगा, एंड दिस विल बी द
नेट फील्ड एट दिस पॉइंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी बेटे, और बोलो। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स। एक बार लिखा जाए, चलिए लिखिए। द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट due to all the nearby charges is equal to the vector sum of electric field due to इंडिविजुअल। क्या कहता है, द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू ऑल द चार्जेस, नियर बाई चार्जेस, इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। वेक्टर सम क्यों करना है बच्चे, क्योंकि सबकी डायरेक्शन अलग अलग है, और डायरेक्शन अलग अलग हो तो आप कभी चीजों को डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते हो। अगर सबकी डायरेक्शन सेम है, सब एक्स में है तो जोड़ लो, सभी वाई में है तो जोड़ लो, कुछ एक्स में है, कुछ वाई में है, कुछ जेड में है, कुछ कहीं है, कुछ कहीं है, यू हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट। क्लियर है? तो पेपर में क्वेश्चन आया, लिखो, तो पेपर में क्वेश्चन आया राइट द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। ये भाई साहब जबरदस्त है। तो पहले इसको मिटाते हैं। क्या क्वेश्चन आया, राइट द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। ये भैया जितने स्टार लगा सको मेरे भाइयों लगा लो। बच्चे, सारे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे करें, तो जैसे ही बेटा पोजीशन वेक्टर सुनेंगे दिमाग की घंटी बजेगी और हम कई सारे चार्ज ले लेंगे। मैं 2 लेता हूं बेटे, ठीक है ना, ये तो घचपच हो जाना है। 3 ले लेते हैं चलो, और ये एक पॉइंट मार लेते हैं। नहीं चलो पॉइंट यहां ले लेते हैं। तो पोजीशन वेक्टर कैसे होता है बोलो, यहां से जोड़ो। दिस विल बी R1 वेक्टर, दिस विल बी R2 वेक्टर, मेरे साथ बोलते रहो मजा आएगा। दिस विल बी R3 वेक्टर, डॉट डॉट डॉट, कहीं QN भी पड़ा होगा। हमें फील्ड यहां बताना है, इसका पोजीशन बोल देता हूं RP वेक्टर। दिस इज पॉइंट P है ना, तो दिस इज पॉइंट P, तो इसका पोजीशन बोल देता हूं RP वेक्टर। दिस इज पॉइंट P। एक बात बताओ, पहले इसका स्टेटमेंट कैसा लिखोगे? तो लिखूंगा सर, लेट Q1 Q2 Q3 डॉट 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 QN बी प्लेस्ड एट, कहां कहां रखे हुए हैं मेरे भाइयों, R1 वेक्टर पे, R2 वेक्टर पे, R3 वेक्टर पे, डॉट 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 RN वेक्टर पे भाई रखा हुआ है। अब बोला कि टू कैलकुलेट द फील्ड एट P, हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटे, वी हैव टू कैलकुलेट द फील्ड एट P। तो अकॉर्डिंग टू द सुपर पोजीशन प्रिंसिपल, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 के कारण भी होगा, E2 के कारण भी होगा, E3 के कारण भी होगा, और En के कारण भी होगा। लेकिन कमाल की बात है, सब पर वेक्टर भी होगा। करेक्ट है? अब मुझे आप एक का बताओ, अगर मैं बोलूं बेटा इसके कारण यहां पर कितना फील्ड होगा, तरीका बताते मजा आ जाएगा। तो मैंने बोला था बेटा बता, ये पॉजिटिव है, बोलेगा फील्ड बाहर जा भाई, बाहर जा। पॉजिटिव बोलता है बाहर जा, नेगेटिव बोलता अंदर आ, बाहर जा। बाहर जाएगा तो E1 वेक्टर होगा KQ1 बाहर। ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल। तो बोलो क्या लिखूं, RP वेक्टर
माइनस R1 वेक्टर नीचे आएगा, जो ऊपर लिखना है वही नीचे लिखना है, मॉड की पावर 3 और शाबाश प्लस। 2 वाले का क्या हशर होगा, तो 2 वाला भी पॉजिटिव फील्ड को बोलेगा तो फील्ड बाहर जा भाई, बाहर जा, तो बाहर जा तो होगा KQ2, ये होगा बाहर फाइनल पोजीशन। अरे बेटा बाहर जा रहा है तो फाइनल पोजीशन पे यार, पहले जहां से चला वो इनिशियल, तो जहां से चला वो Q2 था और जहां पहुंचा वो P है, तो फाइनल माइनस इनिशियल। यहां पर लिखने के बाद वही चीज को नीचे मॉड में लिख दो, पावर 3 प्लस डॉट 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 डॉट, पैटर्न समझ आ गया, KQ RP माइनस RN बाई RP माइनस RN मॉड की पावर 3। क्या मेरी बात दिमाग में चमक गई मेरे भाइयों? बिल्कुल चमक गई सर, बिल्कुल चमक गई सर, बिल्कुल चमक गई सर। इसको ध्यान रखना सर, ये है आपका सुपर पोजीशन प्रिंसिपल इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। मतलब बेटा अगर कोई भी एक जगह है ना, तो वहां पर फील्ड सभी चार्जेस के कारण होगा, इस बात को समझना है। लेकिन हमें अगर कहीं भी एक जगह पर सबके कारण फील्ड निकालना है तो हमें वेक्टर का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। बिना वेक्टर के उसको करना मुश्किल है या इम्पॉसिबल है कहो, क्योंकि वेक्टर आप तभी यूज करते हो जब चीजों की डायरेक्शन अलग अलग हो, ठीक है। आप इसको रिवाइज करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। तब तक आप लोग टेक केयर, रिवाइज करो, वीडियोस को शेयर करो, और मैं शीट्स के PDF भी अपलोड करूंगा, और फिर देखते हैं आगे कैसे डील करते हैं, ठीक है बेटे, टेक केयर, बाय।